जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। और हम आज सिर्फ उस पुराने 2017 वाले जीएसटी के इतिहास को नहीं खंगालेंगे, बल्कि 22 सितंबर 2025 को यानी हाल ही में लागू हुए उस ऐतिहासिक बदलाव को डिकोड करेंगे जिसे पूरी दुनिया जीएसटी 2.0 कह रही है। देखिए, इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो ये है कि ये रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, रातों रात तो कुछ नहीं होता। सही बात है। ये सिर्फ टैक्स की दरों में किया गया कोई कागजी बदलाव नहीं है। ये असल में देश की अर्थव्यवस्था की मशीनरी को खोलकर उसके पुर्जे फिर से जोड़ने जैसा है, जिसे समझना आज हर किसी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। और पता है, इस मशीनरी को बदलने का जो पहला विचार था वो आज का नहीं है। मतलब जब मैं इन दस्तावेजों की टाइमलाइन देख रहा था तो मुझे सच में बहुत हैरानी हुई। अच्छा, किस बात पर? वो नारा है ना, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक कर। हाँ, बहुत मशहूर है। आज हमें ये बहुत आम लगता है, लेकिन इसका पहला बीज साल 2000 में ही बो दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस पर पहली बार गंभीरता से विचार शुरू हुआ था। मतलब ये सफर काफी लंबा रहा है। बिल्कुल, यानी आज जो हम जीएसटी 2.0 का ये नया रूप देख रहे हैं, वो असल में 2.5 दशकों के लंबे और काफी जटिल सफर का परिणाम है। और इतने लंबे समय तक इंतजार करने की, या कहें कि इस सिस्टम को बदलने की एक बहुत बड़ी वजह भी थी। पुरानी कर प्रणाली की सबसे बड़ी बीमारी थी कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट, हाँ, जिसे अगर हम आम भाषा में कहें तो टैक्स पे टैक्स लगना। तो चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता था? क्योंकि मतलब एक आम इंसान के लिए तो टैक्स बस वो है जो रेस्टोरेंट के बिल के नीचे जुड़कर आ जाता है ना? हाँ, आम जनता को पीछे की गणित कहाँ पता होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कारखाने में प्लास्टिक की एक कुर्सी बन रही है। ठीक है, प्लास्टिक की कुर्सी। पुरानी व्यवस्था में जब वो कुर्सी कारखाने से बनकर बाहर निकलती थी तो केंद्र सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, जिसे हम उत्पाद शुल्क भी कहते हैं। बिल्कुल। अब मान लीजिए कुर्सी की कीमत 100 रुपए है और उस पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लग गई। अब उस कुर्सी की कीमत क्या हो गई? 110 रुपए। हाँ, 110 रुपए। यहां तक तो गणित सीधा है। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता था। अब जब वो 110 रुपए की कुर्सी बाजार में बिकने के लिए राज्य के किसी दुकानदार के पास पहुंचती तो राज्य सरकार उस पर अपना वैट लगाती थी। अच्छा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी खामी ये थी कि राज्य सरकार वो वैट 100 रुपए पर नहीं लगाती थी। तो किस पे लगाती थी? वो वैट लगता था 110 रुपए पर। ओह, वेट, सच में? यानी जिस 10 रुपए का टैक्स मैं पहले ही केंद्र सरकार को दे चुका हूं, राज्य सरकार उस टैक्स वाले हिस्से पे भी टैक्स वसूल रही थी। बिल्कुल, यही तो कैस्केडिंग इफेक्ट है। यार, ये तो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण गणित था। हाँ, और इसी वजह से चीजें कारखाने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते बेवजह बहुत महंगी हो जाती थीं। जीएसटी को इसी बीमारी का इलाज करने के लिए लाया गया था। दस्तावेजों में जो किताबी परिभाषा है वो कहती है कि यह एक व्यापक और बहुस्तरीय कर है, यानी मल्टी स्टेज। हाँ, मल्टी स्टेज, जो इस टैक्स पर टैक्स लगने वाले लूप को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें इसके काम करने के तरीके को समझाने के लिए एक बड़ा ही अनोखा और मजेदार नजरिया दिया गया है। अच्छा, वो क्या है? उसमें कहा गया है कि जीएसटी को आप एक ऐसे अप्रत्यक्ष यात्री की तरह मान सकते हैं जो ट्रेन के सफर में हर स्टेशन पर चढ़ता है। ये एक अच्छी एनालॉजी है ना? इसका मतलब है कि माल के उत्पादन से लेकर होलसेलर और फिर रिटेलर की दुकान तक हर स्तर पर यह टैक्स लगता तो है। ये बहुस्तरीय है, लेकिन क्या? लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये यात्री अपना किराया सिर्फ उसी स्टेशन पे देता है जहां उसे उतरना होता है। बिल्कुल। मतलब ये एक गंतव्य आधारित या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यहाँ सबसे रोचक पहलू ये है कि ये जो गंतव्य आधारित शब्द है, यही इस पूरी व्यवस्था की आत्मा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टैक्स का जो पैसा है वो उसी राज्य के खजाने में जाएगा जहां उस सामान को आखिरकार खरीदा और इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि उस राज्य में जहां उसे बनाया गया था। बिल्कुल सही। और इसे लागू करने का जो ऐतिहासिक सफर था, उसके भी अपने कुछ दिलचस्प किस्से हैं। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 3 अगस्त 2016 को ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था। हाँ, 2016 में। और पता है, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार देसी तरीका भी है जो हमारे कुछ स्रोत मजाक में इस्तेमाल करते हैं। जीएसटी के नाम में 3 अक्षर हैं, GST।
हाँ। और इत्तेफाक देखिए कि यह 3 अगस्त को ही पास हुआ। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसके बाद इसे लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया। अब भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ काम करने के लिए 101 रुपए का शगुन दिया जाता है ना। हाँ, शगुन के 101 रुपए। तो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो भी 101वां संशोधन ही था। ये काफी दिलचस्प है। और फिर आखिरकार 1 जुलाई 2017 की वो आधी रात आई जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा संसद के सेंट्रल हॉल से इसे लॉन्च किया गया। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो असली चुनौती तो उस लॉन्च वाली रात के बाद शुरू हुई थी। वो कैसे? देखिए, भारत एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर। यहाँ केंद्र सरकार की अपनी जरूरतें हैं, अपने खर्चे हैं और राज्य सरकारों के अपने। हाँ, बिल्कुल। जब पुराने सारे कर, चाहे वो केंद्र का सर्विस टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो या राज्यों का वैट और चुंगी हो, जब वो सब एक झटके में खत्म कर दिए गए, तो पैसा कहाँ जाएगा? हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि इस नए इकलौते टैक्स से जो इतना सारा पैसा आएगा, उसका बंटवारा कैसे होगा, कौन कितना रखेगा। और यहीं पर हमारे दस्तावेजों में जीएसटी के अलग-अलग प्रकार सामने आते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। हाँ, ये 4 प्रकार। अब देखिए, शुरुआत के 2 समझना तो बहुत आसान लगता है। अगर एक राज्य के भीतर ही व्यापार हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं। बिल्कुल, इंट्रा स्टेट सप्लाई। मान लीजिए गुजरात का कोई व्यापारी गुजरात के ही किसी दूसरे व्यापारी को सामान बेचता है जिस पर 12% जीएसटी है, तो इस 12% का आधा यानी 6% सीधे केंद्र सरकार को सीजीएसटी के रूप में चला जाएगा। और बाकी का 6% गुजरात सरकार के खजाने में एसजीएसटी के रूप में। हाँ, आधा आधा बंटवारा, एकदम साफ और सीधा हिसाब। तब मामला थोड़ा उलझ जाता है और तब आईजीएसटी तस्वीर में आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं पर एक पेच है। कैसा पेच? हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर वही गुजरात का व्यापारी अपना माल अब पंजाब में बेचता है, तो अब पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी लगेगा और वो सारा पैसा सीधे केंद्र सरकार वसूल लेगी। अब अगर मैं गुजरात सरकार की जगह हूं, तो मैं इस बात पर सहमत क्यों हूंगा? आपका मतलब है कि राज्य को नुकसान हो रहा है? बिल्कुल। मतलब मैंने अपने राज्य में फैक्ट्री लगाने दी, जमीन दी, कारखानों का धुआं और प्रदूषण झेला। हाँ। और जब माल बनकर पंजाब बिका तो मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। हाँ। सारा पैसा आईजीएसटी के नाम पर केंद्र के पास चला गया। क्या ये 2 झगड़ते भाई बहनों के बीच माता पिता द्वारा सारा पैसा अपने पास रख लेने जैसा नहीं है? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही जायज चिंता थी। और जीएसटी लागू होने से पहले कई उत्पादक राज्यों ने, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र ने, यही सेम सवाल उठाया था। तो फिर वो माने कैसे? यहाँ हमें उस गंतव्य आधारित या डेस्टिनेशन बेस्ड सिद्धांत को फिर से याद करना होगा। अच्छा, वो यात्री वाली एनालॉजी। हाँ, अर्थशास्त्र का ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने उस माल की कीमत चुकाई है, यानी पंजाब का वो उपभोक्ता, असल टैक्स का बोझ तो उसी ने उठाया है ना। पैसे तो उसी की जेब से गए। तो इसलिए उस टैक्स के पैसे पर असली हक उसी राज्य का है जहां वो उपभोक्ता रहता है, यानी पंजाब का। लेकिन केंद्र सरकार वो पैसा क्यों रख रही है? अगर पंजाब और गुजरात दोनों आपस में इसी बात पर लड़ जाएं तो सुलह कौन कराएगा? इसी सुलह के लिए तो आईजीएसटी का तंत्र बनाया गया है। केंद्र सरकार आईजीएसटी के रूप में ये पूरा पैसा अपने पास बस एक मध्यस्थ की तरह रखती है। अच्छा, एक क्लियरिंग हाउस की तरह। बिल्कुल। वो पैसा केंद्र की अपनी कमाई नहीं है, वो बस इसे अपने पास इसलिए लेती है ताकि कोई भी राज्य अनुचित लाभ न उठा सके या बेईमानी न करे। समझ गया। फिर एक तय फॉर्मूले के तहत केंद्र उस पैसे का आधा हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी का आधा हिस्सा उस राज्य को सौंप देता है जहां माल बिका है, यानी हमारे उदाहरण में पंजाब को। ओह, तो इससे तो विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये तो पूरी तरह से एक पारदर्शी मध्यस्थता प्रणाली है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी जटिल प्रणाली को नियंत्रित कौन करता है? आखिर किसी भी फॉर्मूले को बनाने या बदलने का अधिकार किसके पास है? इस अधिकार के लिए ही संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत एक विशेष संस्था बनाई गई, जीएसटी काउंसिल। 269A। पता है, इसे याद करने का भी एक अजीब सा ट्रिक है स्रोतों में। अच्छा? 279, वरना पुलिस पकड़ लेगी। सच में ये भी कोई ट्रिक है? हाँ, मतलब मजाक में ही सही, पर याद रखने के लिए अच्छा है। हाँ, ये संस्था बहुत शक्तिशाली है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य। लेकिन जो बात इसे सच में ताकतवर बनाती है वो है इसकी वोटिंग प्रक्रिया। वो बहुत अहम है।
कोई भी फैसला तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसे 3/4 यानी 75% बहुमत ना मिले। और इसके पीछे का जो गणित है वो समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए, इस काउंसिल में केंद्र सरकार के वोट की अहमियत या कहें वेटेज 1/3 होती है, यानी 33.3%। हाँ, और सभी राज्यों के वोट की अहमियत मिलाकर 2/3 यानी 66.7% होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर केंद्र सरकार अपनी मर्जी से कोई फैसला थोपना चाहे तो वो बिना राज्यों की सहमति के 75% का आंकड़ा छू ही नहीं सकती। और अगर हम इसका उल्टा देखें तो अगर सारे राज्य भी एक साथ मिल जाएं, गुट बना लें, तब भी उनके पास सिर्फ 66.7% वोट ही होते हैं। बिल्कुल। मतलब वो भी केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई फैसला पास नहीं करवा सकते। यार, ये तो सच में चेक और बैलेंस का एक बेहतरीन डिजाइन है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी डिजाइन ने यह सुनिश्चित किया कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद देश की कर प्रणाली में एक आम सहमति बन सके। और इसी आम सहमति और 75% बहुमत की ताकत का जो सबसे बड़ा, सबसे ताजा उदाहरण है, वो हमें 4 सितंबर 2025 को देखने को मिला। ओ हाँ, और यहीं से हमारी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, महासुधार यानी जीएसटी 2.0। बिल्कुल। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि 4 सितंबर 2025 को भारत के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में जो फैसला लिया गया उसने 2017 से चले आ रहे पुराने सिस्टम की पूरी तरह से कायापलट कर दी। और 22 सितंबर 2025 से ये नई व्यवस्था पूरे देश में लागू भी हो चुकी है। देखिए, 2017 का जो शुरुआती ढांचा था ना, उसे आप एक तरह का प्रयोग मान सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट। हाँ, उसमें 5%, 12%, 18% और 28% के 4 अलग-अलग स्लैब थे। एक ही तरह की वस्तुओं पर कई बार अलग-अलग दरें लग जाती थीं, जिससे व्यापारियों को और हम जैसे उपभोक्ताओं को काफी कंफ्यूजन होता था। हाँ, मुझे याद है कि रेस्टोरेंट में भी कई बार समझ नहीं आता था कि कितना टैक्स लग रहा है। तो ये जो नया अपडेट है जीएसटी 2.0, ये उसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो चलिए इस नए सिस्टम की थोड़ी छीड़-फाड़ करते हैं। 2025 के इस अपडेट में पुराने 4 स्लैब्स को समेटकर सिर्फ 2 मुख्य स्लैब बना दिए गए हैं, 5% और 18%। इसके साथ ही एक 0% की श्रेणी रखी गई है और एक नया बेहद भारी भरकम 40% का स्लैब जोड़ा गया है, जिसे दस्तावेजों में लग्जरी या सिन स्लैब कहा जा रहा है। अगर हम इन स्लैब्स में हुए फेरबदल को ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि सरकार का पूरा फोकस दैनिक उपभोग की चीजों को आम आदमी की पहुंच में रखने पर है। तो शुरुआत 0% वाले स्लैब से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बदलाव हुए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, बहुत से जरूरी आइटम इसमें आए हैं। अब यूएसटी दूध, पनीर, रोटी, पिज्जा ब्रेड, ये सब टैक्स फ्री हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये रिपोर्ट चीख कर कह रही है वो है जीवन रक्षक दवाओं का इस श्रेणी में आना। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब जो दवाएं पहले 12% टैक्स के बोझ तले दबी थीं, अब उन पर 0 टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं। और ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। आप खुद सोचिए, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों के लिए दवाओं पर से 12% टैक्स हटने का सीधा मतलब है हर महीने हजारों रुपए की बचत। बिल्कुल। और फिर इसके बाद आता है 5% का स्लैब, जिसे एसेंशियल यानी आम उपयोग की श्रेणी कहा गया है। इसमें उन चीजों को डाला गया है जिनसे किसी भी घर की सुबह होती है। हेयर ऑयल हो गया, साबुन, शैम्पू, घी, चॉकलेट, थर्मामीटर, यहाँ तक कि घर बनाने के लिए जो मार्बल इस्तेमाल होता है वो भी अब 5% में आ गया है। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो चीजें पहले 12% और 18% के बीच झूल रही थी, उन्हें एक साथ खींचकर नीचे 5% पर ला दिया गया है। हाँ, ये तो है। ये सीधे तौर पर आम आदमी की जेब में थोड़े और पैसे छोड़ने की रणनीति है। और फिर आता है 18% वाला स्टैंडर्ड स्लैब। इसे अर्थव्यवस्था का असली इंजन कहा जा सकता है। बिल्कुल। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सीमेंट। सीमेंट जैसी बुनियादी चीज जो हर घर बनाने के लिए जरूरी है, वो आखिरकार 28% के भारी स्लैब से उतरकर 18% पर आ गई है। टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें, मोबाइल फोन, ये सब अब 18% में है। और इसका असर बहुत गहरा होगा। सीमेंट और छोटी कारों को 28% से 18% पर लाने का असर पूरी अर्थव्यवस्था में एक लहर की तरह फैलेगा। अच्छा, कैसे? देखिए, जब सीमेंट सस्ता होगा तो जाहिर है रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा, घर सस्ते होंगे, और जब घर बनेंगे तो उससे जुड़े मजदूरों को, पेंटर्स को रोजगार मिलेगा। हाँ, पूरी चेन जुड़ी हुई है। हाँ, इसी तरह
छोटी कारों के सस्ते होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग बढ़ेगी। लेकिन यार, हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है। आप 40% वाले स्लैब की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, यहाँ वो किरदार है, ये नया 40% वाला स्लैब। इसे साफ तौर पर लग्जरी और सिन गुड्स के लिए बनाया गया है। सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, प्रीमियम कारें और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो अब सीधे 40% के टैक्स दायरे में आ गए हैं। इतना ही नहीं, 2,500 रुपए से महंगे जो प्रीमियम कपड़े हैं वो भी अब 18% में हैं। और सोने और हीरे पर? उन पर टैक्स पहले की तरह ही फिक्स्ड है, सोने पर 3% और हीरे पर 0.25%। तो अगर इससे मैं अपने एक देसी अंदाज में कहूं तो रोटी पनीर पर 0, नहाना धोना 5, मकान गाड़ी 18 और पाप और लग्जरी पर सीधे 40 का फटका। ये 40% का स्लैब इस पूरी नई व्यवस्था का सबसे दिलचस्प आर्थिक पहलू है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने टैक्स प्रणाली को सरल बना दिया है, पुराने सारे जाल खत्म कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ही झटके में किसी चीज पर 40% का भारी भरकम टैक्स लगा देना, क्या ये हमें वापस उसी पुरानी जटिल व्यवस्था की तरफ नहीं धकेल रहा है जहां कुछ खास चीजों पर अंधाधुंध टैक्स लगता था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। सतह से देखने पर सच में ऐसा लगता है कि 40% बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत होता है जिसे रेवेन्यू न्यूट्रलिटी कहते हैं। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी? इसका मतलब क्या सरकार अपने खजाने का संतुलन बनाना चाहती है? बिल्कुल वही। जरा सोचिए, जब सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं और रोटी पनीर को 0% कर दिया और साबुन, तेल जैसी करोड़ों की खपत वाली चीजों को 12-18% से घटाकर सीधा 5% पर ला दिया, तो सरकार के खजाने में हर महीने आने वाले राजस्व में तो हजारों करोड़ की कमी आ गई ना। हाँ, टैक्स कम हुआ तो कमाई भी कम हुई। अब अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो सड़कें कैसे बनाएंगी, अस्पताल कैसे चलाएगी? ओ, समझ गया। तो उस घाटे की भरपाई कहीं ना कहीं से तो करनी ही थी। और वो भरपाई इसी 40% वाले लग्जरी स्लैब से हो रही है। एक बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया संतुलन है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए की लग्जरी कार खरीद सकता है या ऐसे उत्पाद इस्तेमाल कर रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक, हाँ, तो सरकार उनसे अतिरिक्त कर वसूल कर उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी की दवाओं और रोटी को सस्ता करने में कर रही है। यार, ये तो एक तरह से अर्थशास्त्र का मॉडर्न रॉबिनहुड सिस्टम हो गया। आप ऐसा कह सकते हैं। अमीरों के शौक और हानिकारक चीजों से पैसा निकालो और उसका इस्तेमाल आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को राहत देने के लिए करो। और यही कारण है कि इस नए अपडेट को एक महासुधार की तरह देखा जा रहा है। ये सिर्फ नियमों का सरलीकरण नहीं है, बल्कि संसाधनों को एक पारदर्शी तरीके से दोबारा बांटने का तरीका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। हमने देखा कि कैसे 2017 से पहले का वो उलझा हुआ सिस्टम, जहां ट्रकों को सीमाओं पर हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, उसे खत्म किया गया। हमने उस गंतव्य आधारित टैक्स की फिलॉसफी को समझा, जहां खपत करने वाले राज्य को उसका हक मिलता है और जहां केंद्र सिर्फ एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर हमने इस नए ताज़ा तरीन जीएसटी 2.0 को डिकोड किया, जहां आम जरूरतें 0 और 5% पर हैं और लग्जरी सीधे 40% पर। यह इस बात का प्रमाण है कि कर प्रणालियां कभी पत्थर की लकीर नहीं होती। वे समय और समाज की जरूरतों के साथ विकसित होती हैं। 2017 एक शुरुआत थी, पर 2025 का ये बदलाव उसे उसके असली मुकाम तक ले जा रहा है। लेकिन अगर इस पूरी चर्चा के बाद मैं सोचूं, तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? चूंकि अब जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं और दूसरी तरफ लग्जरी पर भारी 40% टैक्स है, तो जब भी इतना बड़ा गैप होता है, मानव स्वभाव हमेशा लूप होल्स खोजने की कोशिश करता है। हाँ, ये तो है। तो क्या भविष्य में हम कुछ ऐसा देखेंगे जहां कोई बड़ी कंपनी अपने 40% टैक्स वाले महंगे एनर्जी ड्रिंक को किसी तरह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक दवा साबित करने की कोशिश करेगी ताकि वो 0% में आ जाए? ये एक बहुत ही शानदार और सच कहूं तो डराने वाली संभावना है। कॉर्पोरेट जगत हमेशा उन रास्तों की तलाश में रहता है जिनसे टैक्स बचाया जा सके। बिल्कुल। क्या बड़ी कंपनियां अपने लग्जरी उत्पादों को 5% वाले आवश्यक उत्पाद की श्रेणी में घुसाने के लिए नए-नए लूप होल्स खोजना शुरू नहीं कर देंगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसा होने की पूरी गुंजाइश है।
हमारी वो सड़क यात्रा जो अलग-अलग राज्यों के टैक्स बैरियर से शुरू हुई थी, वो आज एक बेहद रफ्तार वाले हाईवे पर तो आ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस नए चमचमाते हाईवे पर भी कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढने का खेल खेलना शुरू कर ही देंगे। बिल्कुल। और शायद जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग्स का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही हो। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे चलकर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विषय को यहीं विराम देते हैं। विश्लेषणों का यह सफर आगे भी जारी रहेगा।